अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आजकल सबकी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके अलावा दीगर कोर्ट्स पर है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट भी शामिल है। और कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं कि जिनके फैसले अवाम ये समझती है, कानूनी माहिरीन ये समझते हैं और सियासी जमातें ये समझती हैं कि उनकी आउटकम से सियासी मंजरनामा भी बदल सकता है। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिनको आप सुनते रहते हैं, उनके लीगल ओपिनियन से आप बखूबी वाकिफ़ हैं और वैल्यू भी बहुत करते हैं। और यकीनन हम भी समझते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को, लीगल मामलात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले चौधरी साहब, जो लाहौर में मामला चल रहे हैं इससे शुरू करते हुए, क्योंकि वकला तहरीक और वकला के क्या माइंडसेट है और वकला आज कहाँ खड़े हैं। जब एक दौर था जब आपने वकला तहरीक की थी, एक वो दौर था और एक आज का दौर है। जो अभी हमें ये रिसेंट वकला का लाहौर में एहतजाज नज़र आया है, इसके पीछे सियासी मकासद हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, या वकला का जो मुतालबात हैं वो दुरुस्त हैं? असल में जो मामला है वो ट्राइब्यूनल्स के बनाने का है। जो इसके नीचे जो असल मुद्दा है वो ये है कि नवाज़ लीग ये चाहती है कि जो ट्राइब्यूनल, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बने वो उनकी मर्ज़ी से बने और इलेक्शन कमीशन उसके साथ है। और इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन की नामज़द करदा हों और या वो नून लीग के किसी हद से, यानी हुकूमती आज़म नदीर तारर साहब के नामज़द हों। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इसके बरक्स, क्योंकि जो कानून के कहता है वो कि ये नामज़द करने का इख्तियार ट्राइब्यूनल्स का अपने जजों को उस ट्रिब्यूनल्स पे बिठाने का जो इख्तियार है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होगा। वो ना इलेक्शन कमीशन को है, इलेक्शन कमिश्नर को है, और ना वो इख्तियार हुकूमत के पास है। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने 8 ट्राइब्यूनल बना दिए। अब जो नून लीग तो चाहती है कि कम से कम उन्होंने कहा कि 2 इनमें से अप्रूव हो सकते हैं। अब 8 में बहुत सारे फैसले जल्दी हो सकते हैं, 2 में वो एक बंद गली हो जाएगी, तंग गली हो जाएगी। अब ये एक मामला है जिस वजह से ये चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़, लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ भी एक चला रहे हैं जंग, और धावे बोले गए हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के दरवाज़े पे, गेट पे, जहाँ टीयर गैस भी हुई, कुछ लाठीचार्ज भी माइल्ड सा हुआ, बट लेकिन पानी के कैनन भी चलाए गए। और पुलिस जो कि उनके साथ साथ ही है, क्योंकि हुकूमत पंजाब में भी उनकी अपनी है। पर असल मुद्दा ये है कि ट्राइब्यूनल्स को जो इलेक्शन कमीशन के, जो इलेक्शन के इंतखाबी जो तनाज़ात होंगे उनमें वो अदालत लगाएंगे। अब वजह क्या है नून लीग की इतनी सख्त अंदाज से स्टैंड लेने की, जो कि बिल्कुल गलत स्टैंड है? क्योंकि ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम है कि अगर उनके पास 40 जजेज़ हैं और उन्होंने 8 ट्राइब्यूनल बनाने हैं तो वो चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कौन से जजेस को स्पेयर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं उनको तलब कर सकती कि आप आ जाए ट्राइब्यूनल में, आप आ जाए। अब चीफ जस्टिस अगर करते हैं, और होना चाहिए उसके मुताबिक, और 8 अगर ट्राइब्यूनल बन जाते हैं तो इनका तो फॉर्म जो 45 है और फॉर्म 47 का जो तनाज़ा है वो तो पहले दिन से खुलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन थैला खुलेगा और फॉर्म 45 उसमें नज़र ना आई, या फॉर्म 45 में बहुत सारी काट और मिटाना और नया हर्फ लिखना, 2 को 8 बना देना,
200 को 266 बना देना, 300 को 500 बना देना, और कई जगह ऐसा है कि आपने फराखदिली से अगर 28 है तो उसको 128 कर दिया है, और या 628 कर दिया है। अब ये सब ओवर राइटिंग जो है ये फॉर्म 45 पे नज़र आती, क्योंकि फॉर्म 45 वो फॉर्म है जिसमें हर पोलिंग स्टेशन, और अगर 300 पोलिंग स्टेशन हैं तो 300 पोलिंग स्टेशन में हर एक कैंडिडेट का फ़र्दन तखमीना जो उस पोलिंग स्टेशन से है वो सेक्शन फॉर्म 45 में आएगा, और मुतअद्दिद सफ़ात पे फॉर्म 45 होती है। ठीक। अब अच्छा, इसमें एहतजाज साहब आपने जो भी दो 47 बातें की हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आपने बात की, और आपने नून लीग की बात की, और आज़म वज़ीर तारड़ का भी जिक्र आया कि ये सारे मोटिवेटेड जो हैं मामलात ये किस वजह से हैं। एक और मामला भी इसके साइड चल रहा है, साइड बाय साइड, और वो है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला। उस पर अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी बुलाया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के आगे वो पेश हुई। उनकी तरफ से ये दरख्वास्त भी की गई कि चैम्बर में मुलाकात कर लें, चीफ जस्टिस साहब ने उससे इनकार किया। और वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के लिए भी जो नाम दिए गए हैं वो क्या नाम पंजाब गवर्नमेंट नहीं देने हैं, और फिर पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि बल्कि पंजाब गवर्नमेंट कहती है मजीद नाम दिए जाएं। और दूसरी तरफ आपने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ट्राइब्यूनल्स के मामले में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले को रोक के बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये कह रहे हैं कि हमें मजीद नाम दें ताकि उसमें से फिर चुनाव हो सके, तय हो सके कि किसको जज लगाना है ट्राइब्यूनल का। जी बिल्कुल, बेशक, पर ये इख्तियार किसी अदालत की नामजदगी का इख्तियार इस तरह इंतज़ामिया को या एग्जेक्टिव को नहीं दिया जा सकता। वो अदालत ही नहीं रहेगी जो एग्जेक्टिव नामजद करेगा, वो अदालत सिरे से उसको कहा ही नहीं जा सकता अदालत। और इस पे बहुत सारी जजमेंट्स अब आ चुकी हैं, जजेस केस से लेके 1996 से आज तक, और जिसमें ये तय किया गया है कि अदालत के सबसे बुनियादी अनासर क्या होते हैं। पहला तो ये है कि उसको एग्जेक्टिव नहीं अपॉइंट कर सकती। अदलिया और मुकन्नना के मिलाप से एक फार्मूला बनाया गया है कि एक जुडिशल कमेटी होगी और एक फिर पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। इसको ये हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, ट्राइब्यूनल्स के लिए कुल्लतुन और बिला शिरकत गैर अदालतों का, हाई कोर्ट्स का और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स का इख्तियार है कि कौन से जजेस को स्पेयर कर सकते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल की ड्यूटी के लिए। ये राजा सुल्तान सिकंदर जो एक क्रिमिनल है, जो इस जगह बैठा हुआ है, ये वो नहीं कर सकता, उसको इख्तियार नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन को है। अब अगर मतलब ये समझते भी हैं कि इनके पास इख्तियार है, तो ये आइन की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है और होगी, और इस पर बहुत जूरिस्प्रूडेंस अब आ गई है और वो समझते हैं। पर इसको क्यों किया जा रहा है? ताकि एंटी टेररिस्ट एक्ट में के तहत भी ऐसे जजेस को बिठाएं कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को खिलाफ आइन और कानून करार दे दे, और इसका इम्कान खासा है। एक 5 मेंबर बेंच ने यूनानिमसली इनको करार दिया है खिलाफ आइन। अब उसके ऊपर जो अपील है, अपील के जजेस में 6 या 7 जजेस बैठेंगे, उनमें गालिब इम्कान है कि जजेस फौजी अदालतों को किसी सूरत भी तस्लीम न कर सकें और उनको बतौर अदालत न तस्लीम कर सकें, क्योंकि काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने तो यहाँ तक कहा हुआ है 2015 की अपनी जजमेंट में कि आइन में अगर आप तरमीम भी कर लें तो आप फ़ौजी अदालत के लिए जवाज़ नहीं बना सकते, उसकी जगह नहीं बना सकते, फ़ौजी अदालत लग ही नहीं सकती। अब ये फ़ौजी अदालतों में इन्होंने ट्रायल किए हैं और रुके में वहाँ के फ़ैसले नहीं सुना सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाज़त नहीं दी फ़ैसले सुनाने की।
और सुप्रीम कोर्ट को ये महसूस होना चाहिए कि ये उसकी इख्तियार और ताकत है कि वो जिस चीज़ को इलीगल कह दे, डीलेजिटिमाइज कर दे, उसको कोई ताकत, ज़मीनी ताकत, ज़मीन पे ताकत नहीं है ऐसी पाकिस्तान में जो उस अदलिया को लेजिटिमाइज कर सके, ब्रैकेट्स में अदलिया को लेजिटिमाइज कर सके, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डीलेजिटिमाइज कर दिया। अब ये चाहते हैं प्रेशर डालना कि हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस साहब पे ये प्रेशर पड़े कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स भी हैं, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स भी हैं, उनका फ़ैसला आज़म नज़ीर तारर साहब और लॉ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर करें, बनिस्बत ये कि अदालतें खुद करें। अब इस पे तो इतनी ज़्यादा जजमेंट्स आ चुकी हैं, इतनी दफ़ा अदालतों ने ये फ़ैसला किया है कि 175(3) के तहत आर्टिकल वही अदालत है जो कि हाई कोर्ट की सुपरविजन के तहत आती है, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन है। अब उसके अलावा किसी को इख्तियार ही नहीं है कि वो अदालत या ट्राइब्यूनल बन के बैठे। ये डरते हैं कि कल अगर फ़ौजी अदालतों में इनकी प्रोसेस नाकाम हो गई तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ये आएंगे मुकदमा, और वहाँ जजेस ऐसे होने चाहिए जो फ़ौजी अदालत की तरह इनको इंतज़ामिया के हुक्म के तहत सज़ाएँ दें, और वो अपनी आज़ादाना और फेयर एंड जस्ट फैसला ना दें। अब ये और सारी बेचैनी आपकी नज़र में ये एक बैकअप है, बैकअप प्लान है ये? जी, आपकी नज़र में ये एक बैकअप प्लान है, ये जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मर्जी के जजेस पंजाब गवर्नमेंट लगाना चाहती है, ये एक तरह से बैकअप प्लान है? जी, ये बैकअप प्लान है। पहले इनका बैकअप प्लान इनका था ही कोई नहीं। इनके पास इनका था ख्याल कि अब फौजी अदालतें हमने लगा ली हैं तो कौन रोकने वाला। वो एक बेंच सुप्रीम कोर्ट ने आफरीन है उन पे, उन्होंने कहा कि ये फौजी अदालतें नहीं लग सकती। इन्होंने उनमें से 2 जजेस को बड़ा डराया धमकाया भी, और वो जो छोड़ भी गए, इस्तीफ़ा भी दे गए, इतना उनको डराया धमकाया, पर उन्होंने फ़ैसला दिया। और अब दीगर जो जजेस हैं वो फ़ैसला भी देने के हक़ में मतलब है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ मुझे जो मेरा इम्प्रेशन बनता है, और वो इस्तीफ़ा देने वाले भी नहीं हैं। वो वहाँ से आइन और कानून के मोर्चे में बैठ के इनकी फायर पावर को आजमाना चाहते हैं, ये जो इंतज़ामिया की फायर पावर। अच्छा चौधरी साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, जब अदालत में पेश हुई तो निकल कर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अदालतों का और जजेस का एहतराम करते हैं, हम वो ओए ज़ेबा वाले लोग नहीं हैं। तो आप चूँकि हमारी जुडिशल हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ़ हैं और PMLN की भी सियासत से बखूबी वाकिफ़ हैं, आपकी नज़र में क्या PMLN वाकई जजेस का दिया का एहतराम करती है? देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वाहिद जमात है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम पे हल्ला बोल दिया था। ये सबके सामने है। ये 1997-98 की बात है। सैयद सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस थे, बेंच बने हुए थे, बैठे हुए थे, सुन रहे थे। ये कोई 400-500 बंदा लेके उनको देगे पे बिरयानियाँ खिला के लेके जाए, और उस पर हल्ला बोल दिया उस अदालत पे कि अदालत को बेंच पीछे, कुर्सियाँ पीछे छोड़ के पिछले दरवाजे से भागकर जान बचानी पड़ी। उस पर इनको कोई सज़ा नहीं हुई। 4 MPs को सज़ा दिलवा दी, जिनमें तारिक अजीज़ मरहूम, वो जो TV के एंकर बड़े मारूफ आदमी थे, मियाँ मुनीर साहब थे, एक गुलाम अख्तर रसूल साहब थे जो कि हॉकी के गोल्ड मेडलिस्ट थे, और एक और साहब थे। 4 मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ को किसी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने वो स्टॉर्मिंग कराई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। चौधरी साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, इस मौके पे हम लेते हैं ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एतजाज़ साहब, ये कन्फ्रंटेशन जो चल रही है, ये कब तक इसी तरह से चलती रहेगी? आए रोज़ जब हम अदालती समात में रिमार्क सुनते हैं जजेस के,
तो उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि ये एक तरह से बाकायदा जंग चल रही है, और इसमें जाहिर सी बात है जब ये कन्फ्रंटेशन होगी तो किसी एक ने बरतरी हासिल करनी है, कोई एक कंसीड कर जाएगा। तो कौन कंसीड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है और ये ऊंट किस करवट बैठेगा? ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान के तमाम जज एक मौक़िफ़ पे हैं, और वो मौक़िफ़ है कि ये इंटरफियरेंस होती है और ये आम मामूल है, और जजेस पे ये दबाव डाल के फ़ैसले लिए जाते हैं जो उनको नहीं देने चाहिए थे। और ये इसकी बहुत सारे शवाहिद हैं। मैं इस वक्त तो बहुत सारे केसेस का जिक्र कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एक लाइन ऑफ केसेस है कि आप इलेक्शन बैग खुलवा ही नहीं सकते जब तक आप बताएं ना, उसकी सील नहीं खुलवा सकते जब तक आप ये ना बताएं, साबित करें कि उसमें क्या गलत कारी है। यानी अगर आप चाहते हैं कि ये साबित करें कि उसमें वोटर्स लिस्ट निकाल दी है, उसमें काउंटर फॉइल्स फाड़ दिए गए, उसके में जो फॉर्म 45 है वो ज़ाया कर दी गई है, या उसको उस पर तहरीफ की गई है, तो आप ये नहीं कर सकते। पहले वो साबित करें फिर बैग खुलेगा। भाई बैग खुलेगा तो साबित हो जाएगा। अब ये कोई जादू मंत्र तो नहीं है कि मुझे पहले पता हो पटारे में क्या है और मैं बताऊं कितना है कितना नहीं है। बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि ये जो अदलिया का उन 6 जजेस के ख़त की रोशनी में, और फिर अभी गुज़श्ता हफ्ते जो बाबर सत्तार साहब ने भी एक और ख़त लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, और उसमें लिखा है कि ही वॉज डिलीवर्ड अ मैसेज बाय अ टॉप ऑफिशियल ऑफ द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट टू बैक ऑफ। तो ये जो महाजर आई है, ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये कब तक चलेगी? ये कब तक? हेलो जी जी, ये कब तक चलेगी? ये तो अगर काजी फ़ायद ईसा ये स्टैंड ले गए कि मेरे जजेस, यानी हाई कोर्ट के तमाम जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर आपने इस तरह की पैगामात दिए तो हम सारे इदारती रिस्पांस में सारे आपके अमूर को तलपट कर देंगे, इस डीलेजिटिमाइज कर देंगे आपके इदारे को ही। तो वो डीलेजिटिमाइज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर मिसाल के तौर पे फ़ौजी अदालतों को डीलेजिटिमाइज कर दिया तो फ़ौजी अदालत तो नहीं चल सकती, चाहे उनके पास तोपें बंदूकें हैं, फ़ौजी अदालत तो नहीं लग सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है कि आप फैसला नहीं दे सकते फ़ौजी अदालतों के, और फ़ौज को ये कह दिया गया है कि पहले तो दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़ौजी अदालतें इलीगल हैं। अब अपील की गवर्नमेंट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दी कि आप ट्रायल चला लें पर फैसला नहीं कर सकते। अब फैसला नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बहुत बेचैन है कि फ़ैसला करें, फैसले करें। इसलिए नहीं हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डीलेजिटिमाइज़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, सिर्फ डीलेजिटिमाइज़ करना है उन्होंने। अगर वो प्राइम मिनिस्टर को डीलेजिटिमाइज़ कर देते हैं किसी का ये समझ के कि ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह वो उनका बतौर प्राइम मिनिस्टर ख़त्म हो जाएगा टेन्योर। इसी तरह किसी वज़ीर के बारे में वो अगर डीलेजिटिमाइज़ कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो वो अपने दफ्तर में जाके बैठ के अपने कलम से प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को डीलेजिटिमाइज़ किया तो उनको जाके, उन कर्नल्स को, खुद जजेस को जाके उठाना नहीं पड़ता। वो अपना डीलेजिटिमाइज़ करके अपनी अदालतों में, अपने रिटायरिंग रूम में बैठे, अपने घरों में बैठे काम करें, अदालत लगाएं, फ़ैसले करें। ये खुद उसके बाद फ़ौजी अदालतें ख़त्म हो जाएंगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने डीलेजिटिमाइज़ कर दी। नाज़रीन, इस मौके पर एक और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एतजाज़ साहब, काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है, जिस पर बड़ी बात होती रही है, कई हफ्ते तक होती रही, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला जारी हुआ था
मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर उस पर चूंकि मामला अब रुक गया है और इलेक्शन कमीशन से भी उन लोगों को बतौर मेंबर्स उनके नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया है और वो 2/3 अक्सरियत अभी नहीं है, लेकिन अभी इस पर बहस होनी है, जून के महीने में ये केस की दोबारा समाअत होनी है। तो क्या आपको लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब कंटिन्यू गो के वो ये भी इतलात आ रही हैं, कह रहे हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी और वो एक्सटेंड होकर उनकी जो टर्म है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज जो जज की हद उम्र है उसको बढ़ा दिया जाएगा आईनी तरमीम के जरिए? देखिए, पहले तो कोशिश की है नून लीग ने कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस की मुलाजमत मुद्दत ओहदा बढ़ा दें, मियाद बढ़ा दें 3-3 साल, ताकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मौका मिले इस्लाह करने की सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो बड़ा अनपॉपुलर डिसीजन रहा, क्योंकि बहुत अच्छे चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं उनके बाद, मसलन मंसूर अली शाह साहब, मसलन याया अफरीदी साहब, मसलन आयशा मलिक साहिबा, इस किस्म के जजेस, मंदोखेल साहब भी शायद इसमें शुमार में आते हैं, अतर मिनल्ला साहब बड़े आला दर्जे के जज हैं, पर वो शायद फिर भी उनकी बारी चीफ जस्टिस बनने की ना आए, पर उनका प्रेजेंस एक सुप्रीम कोर्ट पे गनीमत है। अब ऐसे जजेस को जब आप नॉकआउट कर देंगे कि वो 65 साल की उम्र पे रिटायर हो जाएंगे और चीफ जस्टिस 68 साल की उम्र तक जाएंगे, तो इससे बहुत नफाक और इंतशार फैलेगा जुडिशरी में। इसके बाद इन्होंने प्रपोज़ल दिया, आपस में इनके प्रपोज़ल जो गुफ्तगू में चलता रहा, वो ये कि सब जजेस को, बजाय ये कि कोई सुपरसीड हो, सब जजेस सुप्रीम कोर्ट की 65 से 68 साल ले जाएँ और हाई कोर्ट्स की 62 से 65 साल, ताकि सब जजेस ही राज़ी हो जाएं। ये इज्तमाही रिश्वत देने की कोशिश होगी और जजेस इतनी जल्दी इस तरह आसानी से इसको कबूल नहीं करेंगे, बहुत रेजिस्टेंस होगी। और फिर ये है कि ये 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया था, जिसके तहत उसने ताइन में तरमीम करने का जो हक सुप्रीम कोर्ट से उसको मिला था, वो उसको इस्तेमाल करते हुए जजेस की उम्र 68 और 65 रिस्पेक्टिवली कर दी थी, बढ़ा दी थी 3-3 साल के लिए। लेकिन 17वीं तरमीम में पार्लियामेंट ने उसको ख़त्म किया, उसको कलअदम करार दिया और वहीं 62 और 65 पे आ गई। तो ये तजर्बा पहले हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल ये देर पा रहेगा। और वो जजेस बहुत एम्बेरस हुए जिन्होंने 68 साल की उम्र के लिए रिटायरमेंट 65 साल गुजर जाने के बाद भी वो 4-6 महीने बैठे रहे जजेस के कि जी उम्र 68 साल हो गई है, कि जब पार्लियामेंट ने 17वीं तरमीम के तौर पे मुतफ़िका तौर पे वो विड्रॉ कर ली, तो उनको यकदम घरों घर जाना पड़ा। तो ये इस किस्म की एम्बेरसमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे जजेस में इस वक्त बहुत एतमाद आया हुआ है और बड़ा जायज़ एतमाद है, क्योंकि ऐसे इदारों के ख़िलाफ़ है जो इदारे इंटरफेरेंस या जो अफराद इंटरफेरेंस बहुत करते हैं उनकी कार्रवाइयों में। तो ये अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब का जो उनकी आप पेश होना था अदालत के सामने गुज़श्ता हफ्ते, बड़ा इंतज़ार था सबको कि इमरान खान साहब पेश होंगे, क्या उनसे सवालात होंगे, क्या वो दलाइल देंगे नैब केस में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बल्कि जो एक तस्वीर लीक हुई, उस तस्वीर के लीक होने के बाद जिस शख्स ने उसको लीक किया था, बताया जाता है कि वो कोई लॉ क्लर्क था, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो इस पर KPK गवर्नमेंट ने भी अदालत से रुजू किया है और इससे पहले भी हमने सुना था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं उन केसेस को बराह रास्त नशर किया जाएगा। आपकी नज़र में क्या ये फ़ैसला दुरुस्त था नशर ना करने का, और आगे आने वाले दिनों में आपको इस पर क्या नज़र आ रहा है कि जब, क्योंकि कई मरतबा हमने चीफ जस्टिस साहब को ये कहते हुए सुना है कि जी इस पर अदालत से किसी ने रुजू नहीं किया, कोई पिटिशन आएगी तो देख लेंगे, तो अब ये KPK गवर्नमेंट की तरफ से पिटिशन आई है, तो आगे आने वाले दिनों में जब दोबारा समाअत होगी उसमें आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? मेरा नहीं ख्याल ये इसको लाइव ऑन एयर करेंगे चीफ जस्टिस साहब। उनको भी एहसास है
कि बाकी उन फरीक जो है हुकूमत जो एक फ़रीक है जिसमें नून लीग इस मामले में सबसे आगे है और चलाई वो रही है, एग्जेक्टिव वही है, और जो दीगर जमातें हैं बहुत सारी, वो अब ये चीफ जस्टिस साहब को कुछ एहसास हुआ है कि वो अब इमरान खान से इतने खाइफ है, उसका खुद कद बढ़ा दिया है, वो बढ़ाते जा रहे हैं। जो 8 फरवरी को हुआ है उसने सबको स्टम्प कर दिया। वो क्यों स्टम्प किया है? क्योंकि ये तो इन्होंने तो हरबा इस्तेमाल किया था, दिन दहाड़े कैंडिडेट्स को उठाना, उनके तजवीज़ कुनंदा को उठाना, तायद कुनंदा को उठाना, उनके कागजात खींच लेने, उनसे निशान ले लेना, जो जमात का निशान नहीं होता वोटर का निशान होता है, उनसे निशान बल्ले का ले लेना और उनको जमात को मुंतशर कर देना। अब ये अनपढ़ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है एक अपने कैंडिडेट का नाम 20 कैंडिडेट्स की लिस्ट में ढूंढना। लिहाजा निशान उनकी सहूलत के लिए, और 75% हमारी आबादी और हमारा वोटर अनपढ़ है। उसको आप कहते हैं बेटे बिलावल को आपने वोट देना है तो आप जाके तीर पे निशान लगाएं। वो माँ जी अगर तीर पे निशान लगाओगी तो पीपल्स पार्टी को जाएगा। अब ये उनसे निशान ही ले लेना। अब इसके बाद भी जो परफॉर्मेंस कर गई है पीटीआई, वो सब के लिए हैरत अंगेज, सब के लिए। ठीक है चौधरी साहब, बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। मुझे बड़ी देर से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, ये आखिरी सेगमेंट है और मज़ीद अहम सवालात। अच्छा चौधरी साहब, आपको इमरान खान साहब रिहा होते हुए कब नज़र आ रहे हैं? जो साइफर केस है उसके बारे में पीटीआई के वकला का तो यही कहना था जब फैसला सुनाया गया कि जी ये तो फैसला हाई कोर्ट में स्टैंड ही नहीं करेगा और बस कुछ ही समातों में ये इसको फैसले को उड़ा दिया जाएगा और इमरान खान साहब इसमें बरी हो जाएंगे। ये केस का जो फैसला है ये इतना कमज़ोर फैसला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरा रमज़ान गुजर गया, मई का महीना भी तकरीबन गुजरने को है और अभी तक इस पर फैसला नहीं आया। माना कि इसमें डिलिंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं पीटीआई के वकला की तरफ से नहीं, फ्रॉम दी अदर लॉयर्स, लेकिन फिर भी फैसला कब तक एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई सितारों का हाल तो नहीं जानता, ना बताने वाला ज्योतिषी हूँ, और पाकिस्तान में मेरा मानना तो ये है कि माजी के अलावा आप कोई पेशेन गोई नहीं कर सकते पाकिस्तान की सियासत में और सियासी सूरत हाल के बारे में। क्या पता कल फिर एक 8 मई हो, 9 मई की पेशराव, आज हम उस लम्हे में बैठे हों, हमें ये नहीं पता, नज़र नहीं आता है। कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ, पर पाकिस्तान, ये मैं अर्ज़ कर सकता हूँ ऑब्जेक्टिवली कि जो केसेस भी उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए हैं वो इंतहाई लग़्व और बेहुदा है। वो इतने लग़्व और बेहुदा हैं जिस किस्म के सदर आसिफ अली जरदारी पे 1990-91-92 में बनाए गए उस अरसे के दौरान। मसलन एक था कि एक बरतानवी पाकिस्तानी या बरतानवी पाकिस्तानी नजात बरतानवी ताजर से, बिजनेसमैन से, एक बुखारी नामी था, उससे 1 करोड़ रुपया उसकी टांग पे बम बांध के और उसको ब्लैकमेल करके वो लिया गया और 11 दिन उस पर दिन और रात उसकी टांग पे बम बांधा रखा, पर एक बंदा उसको सारा देखता था और उसको महफूज दुनिया को वो कंप्लेन नहीं करने देता था। वो खैर उस केस पे मैं वकील था, वो जिरा जो कि बुहारी पे वो बरी हो गया, वो हो गए आसिफ साहब, और वो इस तरह के बेहुदा पता नहीं कहाँ से ला के इल्ज़ामात लगाए हैं। साइफ़र सिफर है। साइफ़र को जब कौमी सलामती कमेटी, पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम कर लिया, उसकी बुनियाद पे अमेरिका के साथ एहतजाज किया और डिमार्श किया, तो इससे तय हो गया कि साइफ़र में जो कुछ लिखा हुआ था वो दुरुस्त था। वो कोई न्यूक्लियर राज नहीं था, वो कोई मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का राज नहीं था जो कि वज़ीर आज़म बता नहीं सकता था। वज़ीर आज़म के अपने हलफ में 2 हिस्से हैं,
एक हिस्सा है कि वो मख्फी रखेगा, दूसरा हिस्सा कि वो लोगों को इतला देगा। अब वो दूसरे हिस्से के तहत ये आते हैं कि एक हुकूमत अगर वाक़यतन, और आप उस पर एहतजाज कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट दूसरी बाहर की गवर्नमेंट पाकिस्तान में रजीम चेंज का इंदिया दे रही हो और राग़ब कर रही हो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुखालफिन को, तो वो इंटरफियरेंस है। अब वो साइफ़र है, ये केस कोई नहीं बनता, साइफ़र सिफर है। तोशा खाना में डिफेंस वर्जन लिया ही नहीं है, 342 की स्टेटमेंट ही नहीं ली, और जो इस्तगासे के वकला थे उनको कहा गया कि आप मुल्ज़िमों की जानिब से उनके वकील बन के और जिरा करें जो इस्तगासे के गवाह थे। इतना जुल्म और ज़्यादती कभी हो सकती है? ऐसे जज साहब को पर तो मिसकॉन्डक्ट का केस चलना चाहिए, जिस तरह वो इद्दत वाला भी केस है। जज साहब पे मिसकॉन्डक्ट का केस चलना चाहिए, और वो वकला जिन्होंने जो मुल्ज़िमों के उनकी मर्ज़ी के बग़ैर, मुल्ज़िमों की मर्ज़ी के बग़ैर उनके वकला बन के उन्होंने चाहे खा अदालत के हुक्म पे ही जिरा की मुल्ज़िमों की जानिब से, उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। ये तो आलम है इन केसेस का। अब 190 मिलियन पाउंड्स का भी केस आपने देखा है, उसमें बेल हो गई है, बेल ऑर्डर आएगा। उसमें एक मोटी सी बात याद रखें, हर केस में एक मोटी सी बात होती है जिसके बारे अब आगे सोचना चाहिए कि क्या कि इस दौर में इंग्लिस्तान या बैंक ऑफ इंग्लैंड या क्राइम एजेंसी 200 मिलियन पाउंड जैसी खतीर रकम को इंग्लिस्तान से बाहर जाने देगी जब तक उसको ये यकीन ना हो कि ये बिल्कुल जवाज़ इसका है, जब तक उसको यकीन ना हो कि मलिक रियाज ने इसकी जो मनी ट्रेल है वो शाइस्ता और साफ साबित कर दी है, और वो इस वजह से इस पैसे को सिर्फ यही नहीं कि इंग्लिस्तान में अपने बैंक अकाउंट में रख सकता है, पर 200 मिलियन पाउंड्स को इंग्लिस्तान से बाहर ले जा सकने का भी हक है मलिक रियाज को। ये गोरा और बैंकिंग के मास्टर्स और क्रिएटर्स वो ये इतनी गलती करेंगे कि 200 पाउंड किसी गलत नाजायज़ इस्तेमाल में दे देंगे। वो मलिक रियाज का पैसा था, मलिक रियाज को इख्तियार मिला कि वो मुल्क से बाहर ले जाए, उसने उसकी लेजिटिमेसी साबित कर दी, तो अंग्रेज़ और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इजाज़त दी। जब वो ले आए तो उसकी मर्ज़ी थी, वो कहता कि उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के मेरे खाते में रख दो। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल चौधरी साहब, फैसल बाउडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा जी अगर हमारी पगड़ी उछालेंगे तो हम पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। बाद में वो ये कह रहे हैं कि जी अगर मुझे कोई प्रॉक्सी कहेगा, मेरे हवाले से कोई भी ऐसे बात करेगा तो मैं उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाऊंगा और मैं यहाँ पर भी मामले को एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल उसको टेकअप करूंगा। ये मामला आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपकी नज़र में, क्योंकि वो कहते हैं मैंने नाम नहीं लिए जजेस के, यानी कि नाम लिए बगैर अगर उन्होंने बात की है तो वो क्या इसमें उनको कसूरवार जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या जो ओवरऑल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, मोटिव था, उसको सामने रखकर फैसला होगा कि जी भले आपने नाम नहीं लिया लेकिन आपने इनडायरेक्टली जो इशारतन बातें की वो किसकी तरफ जा रही थी? वो जजेस की तरफ ही थी। देखिए, फैसल बाडवा का जो केस है वो मुझे यूँ लगता है क्योंकि उसको जितनी रियायत दी गई, जब ये केस मुलतवी कर दिया गया है और ख़बर नहीं कौन सी तारीख में दिया गया और चीफ जस्टिस साहब बाहर चले गए हैं, ये तो ऑन द फेस ऑफ इट कंटेम्प्ट है कि आप कहें कि जजों ने अगर ऐसे फैसले दिए तो उनकी पगड़ियों से हम फुटबॉल खेलेंगे। इससे ज़्यादा संगीन क्या धमकी हो सकती है? और फुटबॉल आपने देखी होगी वीडियो, वो इंतहा पसंदी वाले जो अनासिर हैं वो दुश्मन के सरों के साथ फुटबॉल खेलते हुए को 5-7 साल पहले इस दुनिया में बदकिस्मती से हमारे हमसाए में ही वो देखे गए थे।
तो ये उस तरह का सीन वो उजागर कर रहे हैं। पर जो फैसल वाडवा जिनकी जिनके पर मान करते हुए, जिन पे इन्सार करते हुए वो ये बातें कर रहा है और उनको और कंटेम्प्ट को और ज़्यादा ग्रीवस बना रहा है बाद में बातें करके कि जी मैं तो नाम भी लिए और मैं जाऊंगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक। आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को के बारे में इदराक ही नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं ऐसे मामले में। पर बहरहाल आप जहाँ भी जाएं, आप उस तौहीन अदालत को और ज़्यादा संगीन कर रहे हैं। अपने बाद के जो इंटरव्यूज़ हैं, एहतियात करनी बेहतर है, लोगों को रिस्पेक्ट करना, इदारों को रिस्पेक्ट करना बेहतर है। पर फैसल वाडवा के केस में मेरा ख्याल है एक ऐसा हिसाब आ जाएगा जो बीच में दो इदारों को आपस में इस तरह लड़ा देगा कि जैसे कभी पहले नहीं हुआ। और वो इस जोम में कि वो इदारा जिसने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है उसको कोई हिला नहीं सकता, और वो सारे आईनी सिस्टम को भी तहस नहस करवा सकता है। ये जोम फैसल वाडवा का मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएगा। और जो कॉर्नीलियस बैठे हुए हैं इस सुप्रीम कोर्ट में, वो इसका पूरा इदराक रखते हैं कि ये क्या गेम हो रही है और क्या इसके नताइज निकल सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका कि आपने आज हमें वक्त दिया और बड़े अहम इश्यूज़ थे जिन पर आपने अपनी राय का इजहार किया, और कानूनी नुक्ता नज़र से यकीनन बहुत सी चीज़ें हैं जो कि क्लियर हो गई। आपको बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।